नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने कंप्लीट किया था टॉपिक विशेषण, और विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर एग्जाम्स की यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हो या व्हाटएवर कोई सा भी एग्जाम हो, आपका हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लें और कंप्लीट कर लें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं समास, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ के साथ हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। इसका टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको इसके जितने भी टाइप्स है सब एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लेक्चर छोटा करने के चक्कर में आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं वो स्किप हो जाएं। ठीक है, जिससे एग्जाम में गलती करने की कोई भी संभावना ना रहे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि समास क्या है। समास का मतलब है छोटा करने का ढंग। क्या मतलब है समास का? छोटा करने का ढंग। यानी कि अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की क्रिया। मतलब 2 ऐसे शब्द जो आपस में कुछ ना कुछ संबंध रखते हों और उन दोनों को हम मेल करके एक तीसरा नया शब्द बना दे रहे हैं, वो समास हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बता देती हूँ, संधि और समास अलग अलग चीज़ें हैं। संधि और समास में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये ना सोचे कि अगर समास में हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से हम बना ले रहे हैं तो ये फिर संधि क्या है। तो एक बात याद रखेंगे कि समास में तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, जबकि संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से नया वर्ण बनता है। क्लियर? तो शब्दों के मेल से समास बनेगा, वर्णों के मेल से संधि बनेगी। ये चीज क्लियर हो गई। तो संधि और समास में कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा मैं जब संधि पढ़ाऊंगी तो तब मैं इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर कर दूंगी। फिलहाल बस इतना याद रखें कि शब्दों का अगर मेल हो रहा है तो समास में होगा, वर्णों का मेल हो रहा है तो संधि में होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं देश प्लस भक्त इक्वल्स टू देशभक्त। अब आप बताइए, देशभक्त को अगर हम क्या कहेंगे? वह देश का भक्त है। यानी का क्या हो गया है? लोप हो गया है। का लोप होने के बाद हमने देश और भक्त को जोड़कर देशभक्त बना दिया। और जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। और इसके बाद जो देशभक्त बना ये समस्त पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समस्त पद। जो पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के बनता है समस्त पद। एक बात और ध्यान रखेंगे, समास बनाने के लिए या समास के लिए हमारे पास कम से कम 2 पद जरूर होने चाहिए। कम से कम 2 पद जरूर होने चाहिए, तब हम समास बना सकते हैं। समास तो ये हो गया कि हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया और एक तीसरा शब्द बना दिया। बात करते हैं समास विग्रह की। तो जब समस्त पद मतलब जैसे जो समास बन के आया थर्ड, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ के जो बना समस्त पद, वो हो जाएगा। इसके सभी पद अलग अलग कर देंगे। अगर मैं कहूं रसोई घर, तो रसोई घर का अगर मैं बोलूं समास विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा? रसोई प्लस घर। तो ये तो हो गया समस्त पद। अब हमने इसके विग्रह कर दिए, ये हो गया पूर्व पद और ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तर पद। ठीक है, तो जब अगर मैं रसोई घर में समस्त पद क्या हो गया? रसोई घर। ठीक है, और रसोई घर यानी कि समस्त पद के अगर मैं टुकड़े करूं या मैं इन्हें अलग अलग करूं तो क्या बन जाएगा? रसोई प्लस घर। तो समस्त पद के जहां पर अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाएं या अलग अलग पद बना दिए जाएं तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगा समास विग्रह। जैसे रसोई घर का रसोई प्लस घर बन गया, कमल नयन का कमल प्लस नयन बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और हो सकता है माता पिता का माता प्लस पिता बन जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं समास के टाइप्स में कौन कौन से समास आने वाले हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होने की कोई भी संभावना ना बने।
बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था समस्त पद। तो अगर आपको कहीं सामासिक शब्द लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो समस्त शब्द है उसी को सामासिक शब्द भी कहा जाता है। और जैसा मैंने बताया, समस्त पद या सामासिक शब्द में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जो पहले आता है, पहले वाला पद है वो पूर्व पद, और जो दूसरा वाला पद है यानी बाद वाला पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधान पद की। एक होता है प्रधान पद, एक होता है गौण पद। अब बात अगर प्रधान पद की जाए तो प्रधान पद क्या है? वह पद जो सामासिक शब्द का पूरी तरह अर्थ बताए, यानी कि वह पद जो किसी भी सामासिक शब्द का कंप्लीट सेंस दे दे, आपको क्लियर सेंस दे दे, वो हो जाएगा प्रधान पद। बात करी जाएगा गौण पद की, तो वह शब्द जिससे सामासिक शब्द पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है या फिर ना के बराबर प्रभाव पड़ता है, मतलब जिसके होने या ना होने से सामासिक शब्द पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, वह हो जाएगा गौण पद। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं समास के भेद की। अगर बात समास के भेद की जाए तो बहुत सारे विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है। क्यों? क्योंकि कुछ मानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि समास 4 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि क्लियर क्या है, समास 4 प्रकार के हैं या समास 6 प्रकार के हैं। क्वेश्चन अगर बनता है कि समास सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको लगाना है 6 प्रकार के। लेकिन अगर पूछा जाए कि पद प्रधानता और पदीय गुणधर्म के आधार पर समास का कितने प्रकार हैं, तो वो हैं 4 प्रकार। अब जो 2 प्रकार के ऊपर भेद है वो क्या है कि कुछ तो मानते हैं कर्मधारय और दिगु अलग अलग हैं, जिन्हें मिलाकर 6 समास हुए हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का क्या मानना है कि कर्मधारय और दिगु समास तत्पुरुष समास के ही भाग हैं, और इन दोनों को तत्पुरुष में इंक्लूड कर देते हैं। तब 4 समास कौन से बनते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में 2 कौन से ऐड कर दिए? कर्मधारय और दिगु। तो पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के इस प्रकार से हो जाते हैं। क्लियर? आगे अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। हम एक एक करके करेंगे, मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताती चलूंगी। जितने भी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी मैं क्लास में आपको कवर करवा दूंगी, जिससे जब भी आप प्रैक्टिस करें आपको चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मैं इसमें आपको कवर करवा दूं, और इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, या 2 या 3 पार्ट्स में ये कवर होगा। तो कोई भी पार्ट स्किप ना करें, कंप्लीट पढ़ें, जिससे कि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास इतना कंफ्यूजिंग रहता है सभी के लिए कि इसका सबने ये पता होता है कि इसमें उपसर्ग से बनते हैं। आई थिंक इतना सबने पढ़ रखा होगा कि उपसर्ग से बने समास अव्ययी भाव समास होंगे। लेकिन जब सामने क्वेश्चन आता है तो क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन होने के साथ आंसर गलत टिक हो जाता है। जैसे कि अब मैं बता देती हूँ, शायद आज के बाद आप अव्ययी भाव समास को कभी गलत नहीं करेंगे। इसके जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं या जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं वो सभी कवर करवा दूंगी इसी वीडियो में। अगर आप इसी को कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अनिवार्य होता है। पहली बात, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा और अनिवार्य होगा। मैंने आपको पद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार में पहला था अव्ययी भाव समास। तो अगर पद प्रधानता की बात हो रही है तो सीधी बात है कि पूर्व पद प्रधान है और अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद पूर्व पद अव्यय होगा, पूर्व पद अव्यय होगा, और अगर उसमें उत्तर पद मिला देंगे तो जो पूरा समस्त पद हमारा बनता है वो भी अव्यय बनेगा। अब बात आती है अव्यय क्या है भाई? अव्यय के पूरे प्रकार और अव्यय क्या है ये सब मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक कंप्लीट पढ़ा दूंगी, लेकिन इसमें आया है अव्यय तो मैं यहीं पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अव्यय क्या है? अव्यय ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जिनके रूप में लिंग,
विकारी मैंने पढ़ाए थे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। बात आ रही है अव्यय ऐसे अविकारी शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यथा, प्रति, आ, उप, नि, बे, भर। ठीक है, और यही सब क्या है? उपसर्ग के रूप में यूज होते हैं। और उपसर्ग से बने शब्द जितने भी हैं, यथा, प्रति, आ, उप, नि, बे, भर, यानी और भी उपसर्ग हैं, इनसे बने हुए शब्द क्या हो जाते हैं? अव्ययी भाव समास में काउंट हो जाते हैं। जैसे यथा से बन गया यथाशक्ति, प्रति से बन गया प्रतिदिन, आ से बन गया आजन्म। उपसर्ग को क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में ऐड हो जाते हैं। ये मैंने उपसर्ग और प्रत्यय आपको जब शब्द भेद वाली वीडियो इसमें पढ़ाया था मैंने, जब शब्द भेद वाली जो वीडियो है आप उसमें जाके एक बार क्लियर देख सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यही है कि जो शब्द के मूल शब्द के स्टार्टिंग में जो ऐड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे शक्ति में यथा स्टार्टिंग में ऐड होकर यथाशक्ति बना, प्रति से प्रतिदिन बना, आ उपसर्ग से आजन्म बना, उप उपसर्ग से उपाध्यक्ष बना, नि उपसर्ग से निर्जन बना, बे उपसर्ग से बेशर्म बना, और भर से बना भर पेट। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके आगे देख लेते हैं और कहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास? जहां दो संज्ञाएं आपस में आवृत्ति कर रही हों, उससे बने शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे कि हाथों हाथ, हाथ और हाथ की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। एका एक यानी एक प्लस एक क्या बन गया? एका एक। साथ साथ, अब साथ साथ में बीच में डैश देख के ये ना समझे कि ये हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि हमने पहचान में ये रट रखा है सबने कि जहां पर बीच में डैश आएगा वहां पर हम द्वंद्व समास लगा देंगे या द्विगु समास। इस तरह से हम चीज़ों को रट लेते हैं, लेकिन ऐसे ना रटे। अगर साथ साथ है तो केवल अगर आवृत्ति हो रही है, भले ही बीच में डैश लगा है, अगर आवृत्ति हो रही है तो अव्ययी भाव समास होगा। धड़ाधड़, तो धड़ धड़ मिलके बन गया धड़ाधड़। रातों रात, रात और रात दो बार आवृत्ति हुई और बन गया रातों रात, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, दिनों दिन, बीचों बीच, गली गली। ठीक है, घर घर, नगर नगर, गांव गांव, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनमें उनकी आवृत्ति की जा रही होगी, वहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब इनके जितने भी अच्छे से एग्जाम्पल हैं या कह दें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो मैं सभी आपको अभी करवा देती हूँ हर उपसर्ग के, और फिर ये वाला जो अव्ययी भाव समास है कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा देख लेते हैं इससे आगे। बात करते हैं अव्ययी भाव समास के ऐसे उदाहरण जो हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, अगर एग्जाम में पूछा गया तो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कि जाएगा। अगर आपको इतने लर्न हैं उसके बाद आप इजीली अगर आ भी गया तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि बाकी सारे आपके पढ़े हुए समास होंगे जो भी ऑप्शन में दिए गए होंगे। ठीक है, लेकिन इतना आपको पक्का याद होना चाहिए जितने मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। लेकिन इससे पहले ये वाले कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हर दिन, हर रोज, यावत जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यावत जीवन। ठीक है, तो हर दिन हो गया, हर रोज हो गया, यावत जीवन हो गया। व्यर्थ में भी अव्ययी भाव समास है, परोक्ष में भी अव्ययी भाव समास है और प्रत्यक्ष में भी अव्ययी भाव समास है। तो यावत जीवन, परोक्ष, प्रत्यक्ष और व्यर्थ, इन चारों में कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है हर घड़ी, तो हर दिन, हर रोज, हर घड़ी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, गाना सुना होगा, तो उसी में जो हर घड़ी दिया गया है वो हर घड़ी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है अनुदिन, तो ये हो गए अव्ययी भाव समास के उदाहरण। आगे देख लेते हैं। यथा से, जो यथा अव्यय है उससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं? यथार्थ, यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास। यथा विधि, अव्ययी भाव समास। यथा रुचि, यथा साध्य, यथा मति, यथोचित, यथा शीघ्र, ये यथा शीघ्र बहुत पूछा जाता है। यथा शीघ्र में भी अव्ययी भाव समास है। यथा लब्ध में भी अव्ययी भाव समास है। यथानुसार, यथावत, यथा संभव, यथा क्रम,
यथानुकूल और यथा समय। तो ये जितने भी यथा से बने हुए शब्द हैं इससे बाहर नहीं जाने चाहिए। इन्हें एक और बार देख लेंगे। यथार्थ, यथाशक्ति, यथाविधि, यथारुचि, यथासाध्य, यथामति, यथोचित, यथाशीघ्र, यथालब्ध, यथानुसार, यथावत, यथासंभव, यथाक्रम, यथानुकूल और यथा समय। ये तो हो गई यथा की बात करते हैं आ उपसर्ग से बनने वाले ऐसे शब्द जो अव्ययी भाव समास में आते हैं। आजन्म, आमरण, आजीवन, आस्वादन, आशंका। आशंका में कौन सा है? अव्ययी भाव समास। आहत, अव्ययी भाव समास। आकंठ, अव्ययी भाव समास। आरक्षण, जो आरक्षण आप सब जानते हैं उसमें भी कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। आजानुबाहु, अव्ययी भाव समास। असमृद्ध, असमुद्र, आजीवन, आजीव, आजीवन में भी और आजीव में भी दोनों में अव्ययी भाव समास हो गया। आभोग, आरोहण, आभार और आकर्षण, इन सब में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग वाले, देख लेते हैं। प्रतिवर्ती, प्रतिशत, प्रतिलग्न, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिगामी, प्रतिसाध्य और प्रतिक्रिया। तो प्रति उपसर्ग के कितने हो गए ये देख लेंगे सभी एक बार जो मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है निस्वार्थ में भी जो निपसर्ग है उसमें भी अव्ययी भाव समास के देख लेंगे। निस्वार्थ, निधड़क, निडर, निकम्मा, निर्जन, निकृष्ट, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उपाचार्य, उपाध्यक्ष, उपलब्धि, उपाध्याय, उपायुक्त, सब में क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बात करते हैं बे की। बे उपसर्ग में बेशक, बेवफा, बेआबरू, बेशर्म, बेखटके, बेधड़क। तो यानी कि बेवफा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, सब याद रखेंगे। बेआबरू, बेशर्म, बेखटके, बेधड़क सब अव्ययी भाव समास आ गए। भरपेट, भरपूर, भरसक, इनमें भी क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रही है। अगर मैं बोलूँ प्योर हिंदी में तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप अच्छे से देख लें और याद कर लें। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जो हमारे तत्पुरुष समास और उसके भेद हैं उनके साथ और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे मैं सभी साथ के साथ आपको कवर कराती चलूंगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए जिससे कि, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। नोट्स बनाना ना भूलें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिवीजन करें। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिएगा, मिलते हैं। थैंक यू।